बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर कितनी हो सकती है। इसका एक्चुअली कोई प्रूफ तो इस लेवल पे नहीं बताया जाता। हम इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट हमें मिला हुआ है, हम वही वाला यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वायर है ऐसे। ये एक वायर है जिसमें से स्टेडी करंट पास कर रहा है। स्टेडी करंट कौन सा होता है? जो कांस्टेंट करंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही होती, ऐसे करंट को स्टेडी करंट कहते हैं। अब आपको पता है करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। हम ऐसा करते हैं कि यहां से इसका एक छोटा सा पैच ले लेते हैं। एक छोटा सा हमने इसका पैच ले लिया वायर का, और यहां पर इस पैच की वजह से, ये पैच हमने ले लिया, ये हमारे हमने वायर का एक छोटा सा पीस ले लिया। इसकी वजह से यहां कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमें बायोट सेवर्ट ने बता दिया। अब ये जो छोटा सा पैच है इसका नाम मैं डी एस रख देता हूँ। छोटे से पैच की जो लेंथ है वो डी एस है। और इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, इस पॉइंट से यहां तक, उसका नाम मैं आर रख देता हूँ कि आर इज द सेपरेशन ऑफ पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर पैच। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस छोटे से पैच की वजह से यहाँ पर छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको डीबी रखते हैं। डीबी का मतलब डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके। अब ये आपके पास जो है वो हमें इंफॉर्मेशन इसके बारे में है। अब यहां से देखें, जो पॉइंट है आपके पास, ये जो वायर है इसके ऊपर एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट का और जो पाथ है उसके बीच में जो बन रहा है एंगल, यहाँ पर इसको मैं थीटा कह देता हूँ ऐसे। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो मैं छोटा सा लिख लेता हूँ ऐसे। अब इसके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। डी बी is the amount of magnetic field which is equal to mu naught over 4 pi। ये कांस्टेंट है। ये I is the amount of current, ds is that differential part of the wire, r square is the separation, and then sin theta। अब इसमें से देखें, ये जो कंपोनेंट है
ये हमें एम्पेयर, इससे मिलता जुलता एक कंपोनेंट, इससे मिलता जुलता एक कांस्टेंट जो है वो हमें एम्पेयर्स लॉ में भी मिल जाता है। और ये तो एंगल है। अब हमारे पास जो डी बी है, अगर वो देखें तो ये जो वायर का ये तो वायर का पोर्शन है, तो ये तो डीबी जो है वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम अगर देखें ये तो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट को मैं हटा भी दूं फॉर एग्जांपल, तो मैं उसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा लेता हूं। आई ई एस साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं। अब यहां से भी मैं देख सकता हूं कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड द डिफरेंशियल लेंथ, and inversely proportional to the separation of the point or distance of the point from the from differential length। तो ये आपके पास बायोट सेवर्ट लॉ है। इसके जरिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी वायर में से जब करंट पास करता है, उसकी वजह से उसके नेबर में किसी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो वाली फील्ड कैलकुलेट की जा सकती है। यहाँ पर जो म्यू है, ये एक, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी कांस्टेंट। परमिएबिलिटी कांस्टेंट, परमिएबिलिटी कांस्टेंट, तो और इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी अगर कांस्टेंट है। 4.10 to the power -7। टेस्ला मिली पर एम्पियर, ये इसकी एक वैल्यू आ चुकी है। अब जो आपके पास बायोट सेवर्ट लॉ है, इसकी जो दूसरी फॉर्म है, हम वेक्टर फॉर्म भी इसके लिख सकते हैं, जिसमें हम डी, वो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर फॉर्म है। डी बी जो है वेक्टर फॉर्म में है। म्यू नॉट ओवर 4 पाई तो आपके पास आई को छोड़ देते हैं, डी एस, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं यूनिट वेक्टर आर के साथ, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर। तो ये उसकी आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। ज्यादातर हम मैग्नीट्यूड के लिए दूसरी फॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन ये उसकी एक फॉर्म मौजूद है जो कि हम यूज करते हैं।